एवरीवन नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे फास्ट फॉरवर्ड के स्पीड में हम लोग पूरे हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमने आज कोई भी वीडियो सुबह से अपलोड नहीं किया था। कारण यह है कि बगल में साथियों डीजे बज रहा है, जिनके कारण साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं सभी को लिया गया इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नेताजी के चश्मे से, कि नेताजी के चश्मे को किसने लिखा। तो साथियों स्वयं प्रकाश ने लिखा था। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तो वो कैप्टन को देखकर, कैप्टन जो चश्मे वाले थे उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको रिवीजन के तौर पे लेना है, ठीक है। बहुत फास्ट में आपको रिवीजन देखना है। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगती है तो आप 2x स्पीड में भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन बोला गया नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताया कि कैप्टन देखने में कैसा था। साथी बेहद बूढ़ा था, मरियल सा और लंगड़ा था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। पान वाले किसके बारे में बात करने को तैयार नहीं थे साथियों। तो कैप्टन के बारे में बात करने को तैयार नहीं थे। अगला 5वां नंबर हमारा सवाल है कि हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे। तो कारण था बदलते चश्मे को देखकर, ठीक है। उनका जो चश्मा बार बार बदलता था, इसलिए हवलदार साहब के मन में भावना उठते रहता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, अथवा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था साथियों। तो कैप्टन बदलता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था। तो कैप्टन को साथियों क्या अच्छा नहीं लगता था। नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल चुकी थी। तो पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर हवलदार साहब के मन में जो है पूरा मुस्कान फैल गया था। अगला सवाल है कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी साथियों। तो उपेक्षा की भावना थी, यानी कि मजाक की भावना थी। क्लियर है। यहाँ पे मजाक भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगला, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस धातु की बनी थी। या नेताजी के चश्मा पाठ में जो प्रतिमा बनी थी वो किसकी बनी थी साथियों। तो संगमरमर की बनी थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते थे। तो याद रखना, चश्मे वाले को लोग कैप्टन के नाम से जानते थे। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था साथियों। तो एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज टाइप का व्यक्ति था। क्लियर है। अगला है, हवलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। तो कंपनी के काम के सिलसिले से। कितने साल तक साथियों। 2 साल तक। क्लियर है। अगला सवाल हमारा पूछा गया है, कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे। तो अभी हमने आपको बताया 2 साल तक। क्लियर है। अगला बोला गया, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला क्यों उदास हो गया था। कैप्टन की मृत्यु के कारण। अगला सवाल है साथियों 15 नंबर के बाद। हमारा 15 सवाल था इस चैप्टर में। आपको लगातार कमेंट करते जाना है, लिखना है नेताजी का चश्मा। आपको कमेंट में लिखना है साथियों नेताजी का चश्मा, और बताना आपका नेताजी का चश्मा में से 15 में से कितना सही हुआ, ठीक है। 15 में से कितना सही हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा बाल गोविंद भगत। जैसे जैसे चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को सेट किया। हमने आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से बताया था कि 100% साथियों नेता जी के चश्मा और बाल गोविंद भगत से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ माता के आंचल और पद से। तो इसी अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सेट किया। अगला है हमारा बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, रामवृक्ष भुवनीपुरी बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक है। अगला है, बाल गोविंद भगत क्या थे साथियों। तो बाल गोविंद भगत एक साधु थे। क्लियर है। अगला पूछा गया, भगत के संगीत को जादू का प्रभाव किस किस रूप में पड़ता है। तो किसानों पर भी, आसपास खेलते बच्चों पर भी, और खेत में जो औरतें शामिल है उन पे। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार क्यों करते थे साथियों। तो वह सुस्त और क्या था, कम बुद्धि वाला था, इसलिए उनसे ज्यादा प्यार करते थे। अगला सवाल पूछा गया, बाल गोविंद भगत के ने से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलाई, क्यों दिलाई साथियों। तो दिलाया, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे बाल गोविंद भगत, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र वधू यानी कि पतोहू से जो है अपने बेटे को क्या दिलाया, मुखाग्नि दिलाया। भगत गृहस्थ होते हुए भी क्या थे साथियों, एक साधु थे। क्लियर है। अगला पूछा गया, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है। तो याद रखिएगा, उनके गीतों में ईश्वर की भक्ति का। कौन से ईश्वर साथियों। तो वो कबीर को मानते थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे। तो खेत में बच्चे क्या कर रहे थे साथियों। तो बच्चे उछल रहे थे। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो इकलौता बेटा था उनका, बहुत ही सुस्त और बोधा सा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। तो उनको आदेश दिया था कि पतोहू को दूसरा शादी कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। तो पसीना। श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, जब तक पसीना न निकले तो श्रम का कोई मतलब नहीं है। अगला पूछा गया, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियां किस कहानी से ली गई है। तो बाल गोविंद भगत से ली गई है, ठीक है। और वो बाल गोविंद ये गाया करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत किस विशेषता पर अत्यधिक मगन थे। तो मधुर गान की विशेषता पर।
बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि रोपनी किसे कहते हैं। तो धान की रोपनी को साथियों रोपनी कहा गया इसमें। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। तो याद रखिएगा मंझोला कद का आदमी था, 60 से 65 वर्ष उनकी उम्र रही होगी। ठीक है, अगला, इनके बाल जो है सफेद थे। बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे। तो अभी हमने आपको बताया कबीरदास को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन दिखा गया। तो जिस दिन उनके अकेले जो बेटी थी उनकी मृत्यु हुई। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है साथियों। तो एक रेखा चित्र है, ये भी हमने आपको पहले भी करा रखा है ये सब क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे। तो मनुष्य को साथियों एक आत्मा मानते थे, और जब वो मर जाते थे तो कहा जाता था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अगला सवाल पूछा गया, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। क्योंकि वे खरे एवं क्या थे, सच्चे थे। ठीक है, अगला सवाल है साथियों हमारा 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से झारखंड बोर्ड पूछेगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत में आपका कितना सही हुआ, लिख के बताइएगा बाल गोविंद भगत कितना सही हुआ। ठीक है, चलो अगला चैप्टर हमारा है लखनवी अंदाज। ये चैप्टर से इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर रिमूव हुआ है तो इसको ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया गया। तो लखनवी अंदाज को लिखा किसने साथियों। तो यशपाल ने लिखा है। स्वयं प्रकाश ने क्या लिखा है। तो स्वयं प्रकाश ने लिखा है नेताजी का चश्मा। रामवृक्ष बोनीपुरी ने क्या लिखा है साथियों। तो रामवृक्ष बोनीपुरी ने में जो आपका दिया गया है वो लिखा है बाल गोविंद भगत। प्रेमचंद्र की कहानी क्या लिखा है, ये शायद आपके वाले में नहीं है। ठीक है, अगले सवाल हम लोग देखते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया साथियों। तो खीरे को कहा गया। ठीक है, अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई पड़ा। तो असंतोष की भावना पड़ गया। ठीक है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तो खीरे की तैयारी के बाद खिड़की से उसे बाहर फेंक दिया। डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे। तो याद रखिएगा नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण विषय में अंदाज करने लगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया करते थे। तो पतनशील सामग्री पर व्यंग्य किया करते थे। ठीक है, ये चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलूंगा। सफेद पोष का अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सफेद पोष का होता है भद्र पुरुष। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, नई कहानी लिखने के लिए इसने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। ज्ञान चक्षु खुलना का क्या अर्थ है साथियों। तो ज्ञान चक्षु यानी कि ज्ञान होना। लेखक के अनुमान से क्या प्रतिकूल था। तो लेखक के अनुमान से डिब्बा खाली नहीं था। ठीक है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी। तो अकेले में तरह तरह की कल्पना करना। अगला पूछा गया, नवाब साहब को क्या गवार न था। नवाब साहब को क्या गवारा न था, यह पूछा गया। तो याद रखिएगा मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। तो वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने की थी। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए नवाब साहब की ओर देख रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताते चल रहा हूं। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे। तो याद रखिएगा खीरा बेचने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया। आपको बताना है कि 15 में से आपके कितने सही हुए। अगला सवाल है हमारा एक कहानी यह भी पाठ से। साथियों मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी सी आपको इशू आ सकती है, तो लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन पीडीएफ तभी आपको मिलेगा जब आप पूरी वीडियोस देखते हो, तो ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है कहानी यह भी पाठ के लेखक कौन है। तो मुन्नू भंडारी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी पाठ में किसकी कहानी बताई गई साथियों। तो मुन्नू भंडारी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का हुआ है वर्णन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अजमेर का हुआ, बहुत बार पूछ भी रखा है झारखंड बोर्ड। लेखिका की मां हमेशा भयभीत क्यों रहती थी साथियों। तो याद रखिएगा पिताजी के क्रोध के कारण लेखिका की मां भयभीत रहा करती थी। देश की आजादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे। तो याद रखना है, तो जुलूस में भाग लिया था, भाषण दिया था, विद्यालय में छात्राओं को हड़ताल भी करवाया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक के प्रति लेखिका की रुचि पैदा की थी, अच्छे साहित्य की परख पैदा की थी, और देश की आजादी के लिए उनको सक्रिय किया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। लेखिका मुन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा किसने दी साथियों। तो उसके पिता ने और हिंदी अध्यापिका ने। ठीक है, लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आप सुन भी लेते हो ना, तो आराम से आप एग्जाम में कल कर पाओगे। लेखिका ने अपनी मां को कैसा बताया। तो लेखिका को ने अपनी मां को कैसा बताया, व्यक्तित्वहीन बताया। अगला सवाल पूछा गया लेखिका के अनुसार उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी साथियों। तो यश की चाहता, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम, विशिष्ट बनकर जीने की इच्छा थी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र
लिखा था? तो याद रखिएगा साथियों, किस कारण से पत्र लिखा था? तो वो कारण था कि लेखिका की गतिविधियों को शिकायत करने के लिए लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम था शीला अग्रवाल। क्लियर है। अगला पूछा गया, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था साथियों? तो घर का अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, अतिथि के लिए सत्कार उसके घर में बहुत ज्यादा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सन 1942 यानी कि 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ से भरा हुआ था। अगला सवाल पूछा गया है, लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैसा रंग पसंद था? गोरा रंग। लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सुशीला नाम था उनका। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का कारण बताया। तो शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? अपनों पर विश्वासघात के कारण उसको थोड़ा सा शक्की स्वभाव का बताया। डॉक्टर साहब कौन थे साथियों? तो लेखिका के पिता का मित्र था डॉक्टर साहब। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो सुनीता आया था। ये उतना इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का कारण था विचारों की भिन्नता। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, विचार दोनों के अलग अलग थे। 20 में से कितना सही हुआ साथियों, जरूर बताना। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत कौन से? यतीन्द्र मिश्र ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सुशीर वाद्यों से क्या तात्पर्य होता है? तो जो फूंक कर बजाए जाते हैं ये सुशीर वाद्य कहलाते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है साथियों? तो अवधी भाषा में मिलता है। अगला पूछा गया, शहनाई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो शहनाई को कहा जाता है। शहनाई जो है शहनाई को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? तो शहनाई संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुहर्रम के दिन किस चीज का निषेध था साथियों? तो राग रागनियों का अदायगी का। ठीक है। मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता है? तो कैसा रूप सामने आता है? तो सहज और धर्म के प्रति समर्पित। बिस्मिल्लाह खां को साथियों मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, ये आप याद रखना। बिस्मिल्लाह खां कहां से बिलोंग करते थे? तो डुमराव से। डुमराव में ही साथियों रीढ़ नाम की नरकट नाम की जो घास पाई जाती है जिससे रीढ़ बनता है, डुमराव के सोन नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, इसलिए डुमराव को जो है शहनाई की दुनिया में याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिस्मिल्लाह खां शहनाई में क्या थे साथियों? तो शहनाई के सातों सुर जानते हैं, संगीत के सातों सुर, उनको उस्ताद कहा जाता था। और परिवार दिगार थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा। परवर दिगार थे, इनमें से सभी हो जाएगा इनका आंसर। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते थे साथियों? तो याद रखना, वे काशी की ओर मुख करके बैठते थे। वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते थे। तो इनमें से सभी ये 1 और 2 इनका आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता क्या थी? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा कि वे सच्चे कला प्रेमी थे, वे अपने धर्म और ये परंपरा में निष्ठावान थे, भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे। इनमें से सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, उसको पद्म विभूषण मिला है, विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां मिली है। जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, बाकी वैसे तो आपको करके ही जाना। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी की धरती पर क्या मानते थे साथियों? जन्नत मानते थे। काशी किसकी पाठशाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना संस्कृति की पाठशाला। संस्कृत की नहीं करना, संस्कृति की होना, कल्चर की पाठशाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है साथियों? तो मंगल ध्वनि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अमरुद्दीन था। अमरुद्दीन। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 16 में से कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैप्टर का नाम लिखने के साथ साथ। ठीक है। अगले सवाल चैप्टर देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद यानी कि आपका जो पहला चैप्टर है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोपियों के प्रति बोला गया। पद कविता के कवि कौन थे साथियों? सूरदास थे। अगला बोला गया, बड़भागी किसको कहा गया? तो उद्धव को बड़भागी कहा गया क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते थे। गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती थी? जैसे चींटियां जो है गुड़ में चिपक जाती है, उस प्रकार साथियों डूबी रहती थी। अगला सवाल है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की थी? तो कमल के पत्ते से और तेल के गागरी से की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, ये दोनों से इनका किया गया था तुलना। बोला गया, तनही ले सौंपो पंक्ति में किसकी और संकेत किया गया साथियों? तो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अगला पूछा गया, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया साथियों? तो गोपियों ने अपने मन को स्थिर बताया। क्या बताया? स्थिर, बिल्कुल स्टेबल बताया, स्थिर बताया। ठीक है। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर चले गए थे साथियों? तो मन लेकर चले गए थे। यहां तक जो भी क्वेश्चन इससे था वो इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सारे ही प्रश्न पूछ रखे हैं झारखंड बोर्ड ने, तो सारे करके आपको जाना है। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया साथियों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो ये सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया था कि राजा को जो है किसी भी स्थिति में प्रजा को सताना नहीं चाहिए,
प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए। तीन में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट सवाल दोनों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण? ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कृष्ण के समीप रहकर भी उनको निर्गुण बात करते थे, इसलिए उनको बड़भागी कहा गया था। आप इनको कर लेते हो तो सब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आप लिख लोगे। बाकी हमने सब्जेक्टिव के सारे करा दिए, आपका हमने 80/80 का तैयारी करा दिया, ठीक है। विज्ञापन में भी हमने बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है, वो हमने व्हाट्सएप के थ्रू आपको बता दिया था। तो 80 हिंदी में लाने की तैयारी हमने आपको पूरी करा दी है। अगला सवाल पूछा गया साथियों, कमल के पत्ते एवं जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो उद्धव के लिए रहे, ठीक है। कृष्ण ब्रज जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा के ले गए थे? तो गोपियों का मन चुरा के ले गए थे। इंपॉर्टेंट दोनों ही सवाल है। निम्नलिखित में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि झारखंड में इसको नहीं अभी तक पूछा गया। हाँ, सीबीएसई बोर्ड इसको पूछती है, तो याद रखना साहित्य अमृत इसकी रचना नहीं है। बाकी सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली ये सब रचना उसकी। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगा साथियों? छलपुर लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया था साथियों? तो राजनीति पढ़ के आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आए? योग संदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। उद्धव के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियों की कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की? प्रेम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बोला गया है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी होगी? तो विरह की आग में जग गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। बहुत बार पूछ लिखा है। गोपियों ने भाग्यवान कहकर किसको संबोधित किया? उद्धव को कहा है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह से हमने 21 सवाल इस चैप्टर के देखे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पद से आपके कितने सवाल सही हुए। अगला चैप्टर हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी इस बार पूछा है और बन भी रहा है, क्योंकि ये सिलेबस जब से आपका छोटा हुआ तो ये सब चैप्टर से थोड़ा ज्यादा सवाल बनता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक कौन है साथियों? तो तुलसीदास जी ने इनको लिखा था। लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की थी? तो बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से की थी, ठीक है, जब जो है धनुष टूट गया था। लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वीर योद्धा की विशेषता है साथियों? तो उसकी ये विशेषता क्या है कि युद्ध के क्षेत्र में अपना प्रताप और कौशल का दिखावा करना, बाकी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना, ये लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की विशेषता है। बोला गया बाल दोष गुण गण ही ना साधु, यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन विश्वामित्र का है। तो वही बोला गया कि बाल के दोष को साथी ये साधु जी नहीं गिनना चाहिए, परशुराम को कह रहे विश्वामित्र। बोला गया निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है साथियों? तो परशुराम की विशेषता क्षत्रिय कुल का संरक्षक विशेषता नहीं है, ठीक है। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, यह किसने कहा साथियों? तो लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहा, ठीक है। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? तो परशुराम क्या थे साथियों? ब्राह्मण थे, और क्षत्रिय का ये धर्म था कि ब्राह्मण की वो सेवा करते थे। द्विज देवता धर ही के बाढ़े शब्द किसने कहा? तो ये लक्ष्मण ने कहा। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा। हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने कहा साथियों? राम ने परशुराम को कहा। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया साथियों? तो बताया एक समान बताया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते थे? तो बालक समझकर उनको छोड़ दिया था। देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती साथियों? तो रघुकुल में देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर जो है किसी भी तरह की वीरता नहीं दिखाई जाती थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। 12 ही सवाल इससे थे। 12 में से साथियों 2-3 सवाल जो मैंने बहुत ज्यादा बताया वो इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है उत्साह से। उत्साह कविता के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखिए साथियों, उत्साह कब होता है? जब सूर्य जी है जो है निकल जाते हैं, ठीक है। बादल के बाद जो है जब सूर्य निकलते हैं तो हमें क्या होती है? उत्साह। तो ये को आप याद रखना, उत्साह का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे थे साथियों? तो याद रखिएगा बरसने का आग्रह कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा था? तो बिजली की कड़क छिपा था। इंपॉर्टेंट सवाल है। कवि ने बादलों को किसके समान बताया साथियों? तो केसों के समान। हमारे जो बाल है ना, घुंघराले बाल, उनके समान बताया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि से की है, ठीक है। यहाँ पे केसों से होता। अगला सवाल पूछा गया, कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहे हैं? तो बादलों से कर रहे हैं। उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसे हो गई थी? तो गर्मी के कारण बेचैन और उदास थी। अगला सवाल है साथियों, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? तो ललित कल्पना, क्रांति, चेतना के साथ। अगला
का सवाल है, बोला गया विकल विकल उन्मून थे पद किसकी विकलता और उदासी के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा उदास प्राणियों के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को साथियों इसी स्पीड में करना है, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, और आपको रिवीजन के मोटो से ही इनको लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, करने में बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी तो आप देख सकते हो कि वीडियो हमारी जो है 19 मिनट की पहुंच चुकी है, और अभी हमारे जो है बहुत सारे चैप्टर बाकी है, तो हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से समाप्त करने का। ठीक है, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मून किसके लिए साथियों? उन्मन जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया? तो उदासी के लिए। कवि ने बादलों के किस विशेषण का प्रयोग किया? तो नवजीवन वाले। इंपॉर्टेंट सवाल है। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने को कह रहे हैं साथियों? तो आकाश को घेर कर। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है साथियों। अगला पूछा गया कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया हुआ? तो घुंघराले बाल के समान या बाल कल्पना के समान बताया गया। ठीक है, काले घुंघराले बालों की कल्पना माना गया, तो लेकिन आप बाल कल्पना मानिए कि इसमें बचपन की कल्पना इसमें ज्यादा बताई गया। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया है? तो जन सामान्य की पीड़ा की ओर संकेत किया। अगला पूछा गया कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया? अनंत के घन। ठीक है, उत्साह कविता के अनुसार किसका मन विकल था साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संसार के सभी प्राणियों का। कवि के अनुसार बादल कहां से आ रहे थे? तो बादल कहां से आ रहे थे साथियों? अनजान दिशा से। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 19वां नंबर, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो कवि जो है साथियों बादलों से क्या अनुरोध कर रहा था? कि धरती को शीतल करने का। इंपॉर्टेंट। निराला नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला सवाल पूछा घेर घेर घोर गगन ये धराहर ओ, यह पंक्ति किसकी है? तो लिया गया है किससे साथियों? तो उत्साह से। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। कवि बादल किसका स्वर सुनता? कवि जो है कवि बादल में किसका स्वर सुनता साथियों? क्रांति का स्वर सुनता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले थे? तो बादल के साथियों। अगला सवाल है धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो धराधर साथियों बादल के लिए प्रयुक्त हुआ। ज्यादातर आंसर बादल ही हुआ, क्योंकि बादल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वज्र छिपा नूतन कविता, नूतन कविता भर दो, ये बोला गया पंक्ति किससे ली गई है? तो उत्साह से ही ली गई है। अगला उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का क्या अर्थ होता है साथियों? तो अत्यधिक गर्मी। कवि किससे गरजने के लिए कह रहे हैं साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा बादल से गरजने के लिए कह रहे थे। अगला बोला विकल विकल उन्मून थे। उन्मून पंक्ति किस कविता की है साथियों? तो उत्साह कविता की थी। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे। कितना सही हुआ 28 में से जरूर बता देना। ठीक है, अगला अट नहीं रही, इनको भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही ने लिखा था साथियों। ठीक है, बोला गया अट नहीं रही कविता के कवि कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसने 2 कविता आपके बुक में दिया गया, एक तो उत्साह साथियों आपको अभी बताया, एक उत्साह लिखा था, और दूसरा क्या लिखा था? तो ये अट नहीं रही। क्लियर है? इसमें जो है बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया। तो आपके जो है बच्चे की मुस्कान कैसा होता है साथियों? निराला होता है। बच्चे की मुस्कान कैसी होती है? बहुत ज्यादा निराली। तो आपको इस तरह से याद रख लेना। बोला गया अट नहीं रही कविता के आधार पर बताया कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया? फागुन यानी कि वसंत ऋतु में। ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिखाई देता तो मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन पूछा कि अट नहीं रही कविता में कवि किसका वर्णन किया साथियों? तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों पर क्या हो जाता है साथियों? तो पेड़ों की डालियां क्या हो जाती है? डालियां जो है पत्ते से भर जाती है। ठीक है, अगला बोला कि अट नहीं रही कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहना चाहते हैं कि सभी जगह सुंदरता फैल गई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते आ गए। ठीक है, पतझड़ तो सब समाप्त हो गया। अगला पूछा गया अट नहीं रही कविता के चारों तरफ किसकी सुंदरता फैल गई है साथियों? तो फागुन महीने की सुंदरता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कवि की आंखें किसकी ओर से हट नहीं पा रही थी साथियों? तो प्राकृतिक सुंदरता की ओर से हट नहीं पा रही थी। ठीक है, अगला बोला गया फागुन आते, हाँ ये दंतुरित मुस्कान वाला नहीं है साथियों, माफ कीजिएगा, बच्चे वाला नहीं है, ये अट नहीं रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगा? तो पेड़ों और रंग बिरंगे में फूल खिलने लगे। अगला पूछा गया कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्यों नहीं हट रही थी साथियों? क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है। क्लियर है? अगला सवाल पूछा गया वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? तो शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा है। अगला सवाल पूछा गया है फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है साथियों? तो फागुन जो है सुहावने मौसम के कारण बहुत ज्यादा इनसे भिन्न है। ठीक है, अगला पूछा गया कहीं सांस लेते हो कहीं घर घर बैठ देते हो, किस पंक्ति से ये बोला गया है? किसकी विशेषता के बारे में बताया गया? फूलों की विशेषता के बारे में बताया गया। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। ठीक है, अगला बोला गया फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है साथियों? तो फागुन मास में जो हवा चल रही है वो मादक, ठीक है, बहुत ज्यादा मन को मोह लेने वाला। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या छा गई थी साथियों? तो खुशी छा गई थी। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। किस महीने के में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अगला बोला गया कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो में पंक्ति का क्या अर्थ है साथियों? तो इसका अर्थ है वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था?
तो याद रखना आप लोगों को 1899 में। हालांकि ये CBSE बोर्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हट नहीं रही कविता में कवि किसकी आभा के बारे में बात करिए तो फागुन की आभा के बारे में बात करिए साथियों। कितना सही हुआ 18 में से जल्दी से बताना, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला हमारा यह दंतुरित मुस्कान को, और इसको लिखा था साथियों नागार्जुन। ये आपको करके जाना है, नागार्जुन ने लिखा था, ठीक है। बच्चे जो है साथियों, मुस्कान बच्चे का कब जो है खराब हो जाता है, दांत मुस्कान से कब खराब हो जाता है, जब वो नाग को देख लेता, दांत उसका जो है पूरा तरह से डर जाता है। बच्चे की मुस्कान कब खत्म हो जाती है, जब वो सांप यानी कि नाग को देख लेता है। तो ये आपको याद रखना नागार्जुन इनका आंसर हो जाएगा जब पूछे कि किसने लिखा था। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है, बहुत बार पूछा गया साथियों, तो यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है। झोपड़ी में कमल खिलने का क्या अर्थ है साथियों, तो गरीबी में भी आनंद की अनुभूति लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला बोला गया दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता के बारे में बात की गई है, बाल शिशु के बारे में। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ साथियों, तो शेफालिका के फूल झरने लगे थे, ये बताया गया। पता है आप बच्चे की मुस्कान बहुत ज्यादा प्यारी होती है, जिससे जो है बोला गया कि पत्थर का दिल भी जो है पिघल जाता है, ठीक है। यदि बच्चे की मां माध्यम न बनती तो कविता में क्या नहीं देख पाते, नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, शिशु को मधुपर्क का पान कौन करता है, ठीक है। बोला गया माँ, ठीक है। मधुपर्क का पान कौन कराता है साथियों, माँ, यानी कि जो उनको जो है दूध का सेवन जो कराता है कौन कराता है, माँ। बच्चा कवि को कैसे नजर से दिखता है भाई, तिरछी नजर से, और नजर उनसे बच्चे से हटता ही नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है, कवि बच्चे को किसके संपर्क न होने की बात कर रहा है साथियों, तो आंसर हो जाएगा स्वयं से। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई, कवि और बच्चे की आंखें, ठीक है। यानी कि आंखें मिलना साथियों, तो आंखें चार होना, यानी कि आपस में जो है नैनमटक्का होना, उसी को कहते हैं आंखें चार होना। बोला गया किसकी उंगलियां शिशु के मधुपर्क का पान करती थी साथियों, तो बच्चे की मां की, ठीक है। अगला बोला गया है कवि किसके थकने की बात करते हैं, तो किसके थकने की बात कह रहे हैं साथियों, तो शिशु के थकने की बात कह रहे हैं। कवि किसके मां को धन्य कह रहे हैं साथियों, तो नव शिशु, वो जो शिशु है इनके मां को धन्य कह रहे हैं। जलजात का क्या अर्थ होता है तो कमल का फूल होता है, ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि एकटक कौन निहार आता, कवि को कौन निहार आता साथियों, शिशु, यानी कि वो जो बच्चा था। ये 15 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको करके जाना। अगला है हमारा फसल चैप्टर, जो जिनको कौन लिखा था साथियों, इनको भी नागार्जुन जी ने ही लिखा था। तो आपको याद रखना 2 चैप्टर आपके दिया गया नागार्जुन का लिखा हुआ। हालांकि एक कन्यादान भी था, तो कन्यादान को हटा दिया गया सिलेबस से, क्लियर है। पूछा गया है फसल कविता के कवि कौन है साथियों, नागार्जुन हो जाएगा। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या स्पर्श है साथियों, तो बोला गया है कि किसानों के शारीरिक परिश्रम के फल से क्या होता है, फसल निर्माण होता है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदला हुआ रूप है, तो याद रखना है सूरज की किरणों का जो है बदला हुआ रूप है, ठीक है। भूरी काली संदली मिट्टी का क्या है साथियों, गुणधर्म है। नदियों के पानी का क्या है, जादू है। हवा और ये हवा सूर्य की ये किरणों का क्या है, थिरकन है। इस तरह से आपको बोला गया। कवि के अनुसार फसल क्या है साथियों, तो फसल क्या है याद रखिएगा, प्रकृति के सहयोग का फल है और मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल है। इसलिए आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया हाथों की स्पर्श की महिमा पंक्ति में क्या निहित है साथियों, तो निहित है कि ये जो फसल है सामूहिक परिश्रम का ही फल है, ठीक है। बोला गया है वायु का योगदान किसे विकसित करता है साथियों, तो वायु का योगदान किसे विकसित करता है, तो फसल को विकसित करता है। निम्नांकित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक है साथियों, फसल को उपजाने के लिए क्या आवश्यक तत्व नहीं है, पूछा गया। क्या नहीं है, ओलावृष्टि, यानी कि जो बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होगा, तो आपने 10th में इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, लेंचू का जो है फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसके कारण, हेलस्टॉर्म के कारण, ओलावृष्टि के कारण, ठीक है, बर्फबारी के कारण। फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय में अवगत कराया साथियों, फसल निर्माण के बारे में, ठीक है। अभी तुरंत मैं खा के उठा था और आपके लिए सोचा कि नहीं तुरंत बनाना वीडियो, इसलिए थोड़ा सा हम जो बीच बीच में कह सकते हैं कि खाने को जो है पचाने के लिए ये कर रहे हैं साथियों, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में आवाज दबता है, ठीक है। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा कहा है साथियों, तो किसके स्पर्श की, तो हाथों के स्पर्श की महिमा का है। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है साथियों, तो प्रकृति और मनुष्य के, ठीक है, प्रकृति और मनुष्य का ही परिणाम है फसल। फसल को थिरकन कौन कहता है साथियों, कौन सिखाता है, तो फसल को थिरकन हवा की थिरकन, ठीक है, हवा की थिरकन। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है साथियों, तो किसानों की मेहनत छिपी हुई है। अगला बोला गया किस फसल किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है, तो याद रखना है नदियों के, ठीक है।
मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया साथियों? तो फसल को ही मिट्टी का गुणधर्म कहा गया। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था साथियों? तो वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है, जिसको कौन वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की साथियों? नदियों के पानी का जादू, मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतर और किसानों की मेहनत। इनमें से सभी हो जाएगा इनका आंसर। क्लियर है साथियों? 16 में से कितना सही हुआ इस चैप्टर में आपको बता के जाना। अगला बोला गया संगतकार। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, इससे 2 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना है, बाकी सब्जेक्टिव में तो एक सवाल 100% रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अगला पूछा गया है संगतकार। सर सब्जेक्टिव कहां से पूछेगा? तो हमारी वीडियो से ही पूछने की बहुत ज्यादा चांस है। हमने जो सब्जेक्टिव में आपको करा दिया वो रामबाण है साथियों, पत्थर की लकीर है, वो आप कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। अगला बोला गया संगतकार कविता के जो है लेखक कौन है साथियों? इनके बारे में पूछा गया। तो याद रखना संगतकार कविता के लेखक कौन है? मंगलेश डबराल। देखिए संगतकार में क्या दिया गया? संगीत के बारे में बताया गया, और संगीत में क्या बता सकता? डबला बजाया जाता, तबला बजाया जाता, तबला, ठीक है। तो उसी को याद रखना, डबला बजाया जाता, डबराल, ठीक है, याद रहेगा। चलो संगीतकार किसे कहा गया साथियों? तो मुख्य गायक का जो साथ देता है उसे संगतकार कहते हैं। संगतकार यानी कि साथ देने वाला, ठीक है। अगला बोला गया तार सप्तक किसे कहा गया साथियों? तो तार सप्तक कहा गया सरगम के ऊंचे स्वर को। अगला बोला गया संगीतकार मुख्य गायक को ढांढस कब देता है? जब उसका राग जो है गिरने लगता है। जैसे हमारा भी राग साथियों बोलते बोलते गिरने लगा है, बहुत लंबे टाइम से एक लगातार बोल रहे हैं। अगर हमारे बगल में भी आप रहते तो बोलते नहीं गुरुजी आप बताइए हम तैयार है, तो हमें भी क्या मिलता? मोटिवेशन मिलता, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलने के लिए आपको क्या कर देना साथियों? वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें आपका प्यार मिले और हम ऐसे आपके लिए मेहनत कर पाए। क्लियर है? अगला बोला है किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती साथियों? तो गला बैठ जाने के कारण। क्लियर है? अगला बोला गया मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है साथियों? तो संगतकार एहसास दिलाता है, ठीक है। संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है साथियों? तो मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना। संगतकार क्या कहता है? पीछे से बोलता है, जैसे कोई गीत गा रहा है ना, तो संगतकार जो बगल में वो भी उनको दोहराता है। अगला बोला गया संगतकार कवि पाठ में किसकी भूमिका के महत्व के बारे में बताया गया साथियों? संगतकार के बारे में बताया गया। किसकी आवाज कमजोर एवं कांपती हुई बताई गई है साथियों? तो याद रखना संगतकार की बताई गई, ठीक है। हमने एक वीडियो में, माफ कीजिएगा गलती से मुख्य गायक की बता दिया था, आंसर आपका संगतकार हो गया, हालांकि हमने कमेंट में उनको पिन कर दिया था, ठीक है। अगला देखते संगतकार का क्या काम है साथियों? तो संगतकार का काम है मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिलाना, उनके पीछे जो सामान छूट जाते हैं सामान को खोजना, राग से जब भटक जाते हैं तो राग में उनको लाना। अंतरा किसे कहते हैं साथियों? तो अंतरा हम लोग किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा अस्थाई टेक को छोड़कर गीत की शेष भाग को। संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है साथियों? तो प्रमुख गायक को उसका बचपन याद दिलाता है। अस्थाई किसे कहा गया साथियों? तो अस्थाई गीत की मुख्य टेक को कहा गया अस्थाई, ठीक है। अनहद का संगतकार कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो अनहद का मतलब होता है असीम मस्ती। मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है साथियों? जब वो उच्च स्वर में गाता है। मुख्य गायक को ढांढस बांधने का कार्य साथियों कौन करता है? तो याद रखिएगा मुख्य गायक को स्वर में स्वर मिलाकर। एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया गया साथियों, मैं आपको बता दूं, पूछा गया किसकी आवाज को जो है चट्टान जैसे भारी बताया गया? तो याद रखिएगा मुख्य गायक की आवाज को ही चट्टान जैसे भारी बताया गया है, ठीक है। बता दिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला चैप्टर देखते साथियों, हमने पूरा क्षितिज पढ़ लिया, ठीक है, पूरा क्षितिज हमने पढ़ लिया। जो सवाल भी क्षितिज से पूछ ले इसी से आएगा साथियों, इसी से आएगा, आपको डरने की बात नहीं। आपको रिवीजन के तौर पे 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो चलते चलते रास्ता में वीडियो देखते देखते जाना है, और एग्जाम में देखेगा गुरुजी वाह जो बताया वही आया, ठीक है। चलो अगला देखते साथियों। अगला बोला गया है माता की आंचल, जिसको किसने लिखा था? शिव पूजन साय। देखो भाई माता जी हमारी क्या करती है? माता जी भैया बहुत ज्यादा पूजा करती है। अच्छा किसकी पूजा करती है? शिव की पूजा करती है। तो याद रखना माता जी क्या करती है? पूजा करती है। किसकी पूजा? शिव की पूजा करती है। तो यहां से याद रखना शिव पूजन सहाय। क्लियर है? माता का आंचल किसने लिखा था? शिव पूजन सहाय। पूछ लेता है कि माता के आंचल कविता के लेखक कौन है साथियों? कहानी के लेखक तो शिव पूजन सहाय। तो माता हमारी क्या करती है? शिव भगवान की पूजा करती है, तो इसलिए शिव पूजन हो गया। क्लियर है? माता के आंचल के पाठ के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। अगला बोला गया माता का आंचल पाठ का नायक कौन है साथियों? तो उसमें नायक कौन है? भोलानाथ, जो कहानी के लेखक है, ठीक है। ये जो कह सकते हैं जो कहानी के मेन कैरेक्टर मेन पात्र हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि मेन पात्र कौन है? तो यहाँ पे भोलानाथ। माता का आंचल पाठ में लेखक का बचपन किससे अधिक जुड़ा है साथियों? तो याद रखना उसके बड़े अपने भाई पिता से, ठीक है, अपने पिता से, क्योंकि उनके पिता उनको नहलाते धुलाते खिलाते गोदी में उठाते, इसलिए। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे साथियों? कुश्ती का खेल खेला करते थे। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो याद रखना भोलानाथ, 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 ठीक है। लेखक
लेखक का असल में क्या नाम था साथियों? लेखक का असल में नाम था तारकेश्वर नाथ। पूछा गया सवाल है, अभी तक जो सवाल है सब पूछा गया, ठीक है, सब मतलब इंपॉर्टेंट है। मृदंग कब बजती है साथियों? मृदंग तब बजती है जब लड़कों का संग होता है। लड़का जब संग होता है तो यही तो खुरपात वाला काम करता है, मृदंग उर्दंग बजाते चलता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? लेखक साथियों बचपन से किसके गले लग गए थे? पिता के गले लग गए थे, ठीक है। अगला बोला गया, बाबूजी की पूजा वाली आच मनी क्या बनती थी साथियों? कछली की बनी थी, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो भाई मिठाई की दुकान सजाना खेलते थे, खेती करना भी खेलते थे, बारात का जुलूस निकालते भी थे, लेकिन क्रिकेट भाई नहीं खेलते थे। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किससे चिढ़ाया करते थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ये पूछ लेता है कि किससे लिया गया, तो माता के आंचल से पूछा गया साथियों। ये किनके द्वारा जो है किसके कहकर चिढ़ाया जाता था? तो याद रखना मसून तिवारी को इनको कहकर चिढ़ाया जाता था। अगला सवाल पूछा गया, लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। लड़के और कौन साथियों? बंदर। लड़का और बंदर को किसी को जो है चीज नहीं समझते, भाई किसी को कुछ भी कर सकते। तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे साथियों? तो याद रखिएगा पूजा करते थे, ठीक है। ये सवाल से इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बोला गया, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डालते थे साथियों? तो याद रखना सरसों का तेल, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पूछ लिया झारखंड बोर्ड की कड़वा का तेल किसको कहते हैं साथियों? तो याद रखिएगा कड़वा तेल किसको कहते हैं? सरसों का तेल को। अच्छा, कड़वा तेल कहां लगाया जाता है साथियों? तो पूछा गया था, तो याद रखिएगा नाभि में लगाया जाता है और उनके लीलार में लगाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था कि कड़वा तेल किसको कहते हैं, याद रखना है आपको। अगला पूछा गया, माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो मर्दुए शब्द किया गया है लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। क्लियर है साथियों। चलो 15 सवाल इससे था, आपको कितना सही हुआ बताते चलना। अगला और अंतिम चैप्टर है हमारा साथियों, बहुत स्पीड में हमने किया, साना साना हाथ जोड़ी हम लोग देखेंगे। इनको किसने लिखा था? तो मधु कांकरिया ने। देखो साथियों, याद कैसे मैं अभी कराता हूं ट्रिक से। साना साना हाथ जोड़ती, हाथ कब जोड़ते हैं साथियों? जब हम लोग कांवरिया उठाते हैं। क्या उठाते हैं? कांवरिया उठाते हैं। कांवरिया जब उठाते हैं तो सब लोग एक साथ हाथ जोड़ के चलते हैं भाई, कि सबको ही साथ चलना, कांवरिया लिए। तो कांवरिया साना साना हाथ जोड़ी, कांवरिया लिए चले हैं। कांवरिया कब लेते हैं भाई? तो जब हम लोग जो है सावन में पूजा करने आते हैं बैद्यनाथ धाम, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर की पावन धरती। तो क्या लेते हैं? कांवरिया। कांवरिया से आपको याद रख लेना कि साना साना हाथ जोड़ी कांवरिया लेके आया, तो कांवरिया से आपको याद रह जाएगा कांकरिया, ठीक है। कैसा लगा ट्रिक भाई बता देना। अभी मैं सारे चैप्टर का एक बार ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा लास्ट में, जैसे वीडियो हमारा जो है एंड क्वेश्चन होता है, मैं सारे जो है चैप्टर का ट्रिक भी आपको बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी कविता के लेखक कौन है? तो अभी हमने बताया हाथ कब जोड़ते हैं? कांवरिया यानी कि मधु कांकरिया। क्लियर है, ऑप्शन आपको मिला रहेगा। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया साथियों? मेहनतकश बादशाहों का शहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, 6-7 बार पूछा गया, ठीक है। लेखिका ने किस जंगल के पत्ते तलाशती हुई युवतियों को देखी साथियों? तो याद रखना पलामू के जंगल की, यही का कहानी बताया गया पलामू के जंगल की। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लायुंग साथियों समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? तो युमथांग घाटी की विशेषता है कि यह घाटी फूलों से भर जाती है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहां पहुंचती है साथियों? तो लायुंग पहुंचती है। भारतीय आर्मी किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया था साथियों? तो कप्तान शेखर दत्त ने। अगला पूछा गया, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो याद रखना हिमालय पर्वत की। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितेंद्र नार्गे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उनकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती है साथियों? 108 पताकाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ दिया था कि श्वेत पताकाएं और जो है कुछ पताकाएं के बारे में था, तो आपको याद रखना श्वेत पताका साथियों शांति के लिए फहराई जाती है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किससे करती है साथियों? तो सर्दियों में बर्फ पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गर्मियों में वो बर्फ पिघलती है, और पहाड़ों से निकलने वाली नदियों को लोग प्यास बुझाती, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया, लेखिका ने जब सिक्किमी युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? मैं इंडियन हूं। भाई सही बात में हम लोग को राज्य में नहीं बांटना चाहिए कि मैं झारखंड का हूं, नहीं भाई मैं देवघर का हूं, नहीं भाई मैं झारखंड राज्य से हूं, ऐसा नहीं बांटना चाहिए। आई एम इंडियन, ठीक है, मैं क्या हूं? एक इंडियन हूं, तो इंडियन हूं, सब कोई इंडियन है, ठीक है। तो मैं एक इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूं, वो जो है लेखिका को युवती ने बताया था, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक क्या है साथियों? तो एक यात्रा वृत्तांत।
वृत्तांत, यानी कि यात्रा के बारे में इसमें बात किया गया। ठीक है, कहाँ की यात्रा? तो लायुंग और गंगटोक की यात्रा। ठीक है, गंगटोक साथियों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा जाता है। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़ होता है साथियों, ये आपको याद रखना, पहाड़ पर्वत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बोला गया लायुंग की सुबह कैसी थी साथियों? तो लायुंग की सुबह कैसी थी? बेहद शांत और सुरम्य। ठीक है, आपको अभी को 2 क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट है। गंगटोक का अर्थ होता है साथियों पहाड़ पर्वत। ठीक है, गंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों? तो हमने दोनों ही किताब आपको करा दिया, जो सिलेबस में था सारे क्वेश्चन हमने करा दिया। अब एक बार हम ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक देखने से पहले साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और आपका तो हेल्प होगा, ये हमारा निश्चित तौर पे वादा है आपको। तो आप लोग जो है प्यार अपना दिखाना चाहते हो, व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हो तो 9835146164 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे। चलो हम एक बार जल्दी से ट्रिक लिख देते हैं कि नेताजी को चश्मा साथियों किसने लिखा था? तो स्वयं प्रकाश। चश्मा से हम लोग क्या करते हैं साथियों? चश्मा से तो हम लोग देख सकते हैं, चश्मा जब हम लोगों का खो जाता है, जब बूढ़ा जी आदमी हो जाता है, चश्मा नहीं दिखता है भैया, उसको क्या नहीं मिलता? दिखता नहीं है। चश्मा तुझे क्या मिलता? प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है साथियों। तो चश्मा को किसने लिखा? स्वयं प्रकाश ने। क्लियर है? याद रहेगा साथियों। कैसा लगा ट्रिक बताते चलना। ठीक है, चलो दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर है साथियों बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत किसने लिखा था? रामवृक्ष बोनीपुरी। तो आपको एक चीज पता होगा, भगत जी कहां बैठ के बजाते थे साथियों? कहां बैठ के? पोखरे के पेड़ के पास, पेड़ के पास बजाते थे। वृक्ष के पास। कौन से वृक्ष भाई? वृक्ष के पास बजाते थे भैया, कोई भी वृक्ष हमको कोई पता नहीं, लेकिन भगत जी क्या करते थे? वृक्ष के पास जो है बैठ के गाया करते थे। तो कौन सा वृक्ष था? रामवृक्ष बोनीपुरी। हाय भाई कैसे बात बोलते हो सर, बिल्कुल याद हो गया। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला कौन सा? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज को किसने लिखा? यशपाल। भाई लखनवी अंदाज, अंदाज हमारा कैसा है? ऐसा है कि हम पूरे पाल लेके आए, पूरे पाले। हमारा अंदाज बिल्कुल पूरे पाने को है, यानी कि यशपाल। आपको याद रखना पूरे पाल को है, मतलब पूरे पास हो जाए। तो कौन सा? यस पास, एस पास, यानी कि हम क्या हो जाए? पास हो जाए, यस पास। ठीक है, तो यशपाल आपको याद हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहानी, यह भी। इसको किसने लिखा? मुन्नू भंडारी। भैया एक जगह भंडारी चल रहा था। क्या चल रहा था? भंडारी। और वहां पे क्या हो गया? सारा खाना खत्म हो गया। तो वहीं पे क्या हो गया? एक कहानी बन गया भैया। इसके घर आए, किसके घर? मुन्नू के घर, और भंडारी ही खत्म हो गया। एक कहानी ऐसा भी है कि मुन्नू के घर आए और भंडारी ही खत्म हो गया। बहुत बढ़िया सर, याद हो गया। चलो अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं, बहुत स्पीड में दिखना है हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ टारगेट हमारा एग्जाम किसी भी तरह से निकल जाए। ट्रिक हमारा कोई भी भाई उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ट्रिक सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला पूछा गया नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है साथियों। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। तो ये आपको याद, ये खुद से रखना है साथियों, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना। नौबत खाने में इबादत, ये इसको किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास वैसा कोई खास ट्रिक नहीं था। ठीक है, जो होगा वही हम आपको बता सकते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं साथियों पद को किसने लिखा? सूरदास। ये सभी को पता है, बच्चा को पता है कि पद हमारा पहला चैप्टर है, उसको सूरदास ने लिखा था। और राम लक्ष्मण परशुराम को हमारे तुलसीदास ने लिखा था, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जो है देखते हैं। ये आपको याद भी रखना, राम लक्ष्मण क्या होता है? एक पूजा का चीज है, तो तुलसीदास होगा, तुलसी की पूजा होगी। चलो बहुत बढ़िया। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा कौन है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद उत्साह। अभी हमने आपको क्या बताया? उत्साह से कब होता है साथियों? जब गर्मी, ये बादल के बाद हमारा सूर्य निकल लेता है। तो सूर्य निकल गया तो उत्साह हमारे बीच आ गया, तो सूर्यकांत। ठीक है, ठंडे में अभी सूर्य निकलेगा तो क्या हो जाएगा? उत्साह होगा। हाँ भाई गर्मी से थोड़ा, ये ठंडे से थोड़ा राहत मिली, तो उत्साह अभी होता है। ठीक है, अगला हमारा है, अगला क्या है साथियों? अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला बोला गया अट नहीं रही। तो अट कब नहीं रहती साथियों? जब जो है त्रिपाठी, हमारा जो पाठी है साथियों, हमारा जो सहपाठी, हमारे जो साथ रहते हैं, वो जब थोड़ा बढ़िया ड्रेस पहन लेते हैं, बढ़िया जो है वो स्टैंडर्ड दिखने लगते हैं, हमारी जो पाठी है, सहपाठी बोलते हैं ना, तो वहां से याद रखना त्रिपाठी। तो हम लोगों को भैया अट नहीं लगता, भाई ये बहुत अटपटा लगता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमारे दोस्त बढ़िया पहन लिया और हम जो है खराब पहन लिया, तो त्रिपाठी अट नहीं रही है। ठीक है, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है साथियों, अगला कौन सा चैप्टर है? दंतुरित मुस्कान। हमने आपको अभी क्या बताया? दंतुरित मुस्कान, बच्चे की मुस्कान जो है कब वापस हो जाएगी? जब वो नाग देख लेंगे, तो यानी कि नागार्जुन हो जाएगा। क्लियर है साथियों? बाकी तो हमने ट्रिक आपको बताते चला था, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। फसल कविता, फसल भैया किसने लिखा था? तो वो भी नागार्जुन। फसल में क्या निकल जाता है? नाग निकल जाता है। फसल में क्या निकल जाता है? नाग निकल जाता है। क्लियर है साथियों? चलो अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। बोला गया संगतकार किसने लिखा था? जो डबला बजाते हैं, डबराल से आपको याद रहे हो जाएगा। क्लियर है साथियों? कैसा लगा
सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना साथियों, बहुत मेहनत आपके लिए किए हो। हाँ, भले आपका कंटेंट थोड़ा सा हमारा जो है क्वालिटी कम होगा, लेकिन हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं होगी साथियों। आप लोगों का प्यार बस बना रहना चाहिए। 9835146164 पे साथियों आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जितना बार हो सके आप देखिए, रिवीजन के तौर पे लीजिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो सके साथियों। मिलते हैं आप लोगों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, एग्जाम को बहुत आसानी से दीजिए। आप लोगों को हमारी तरफ से पूरा प्यार है। अगर हमने आपको बताया भी था कि अगर हमारे आशीर्वाद से आपको कुछ होता है तो एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जोड़ से आपको जो है, हमारे जो भी छोटे भाई बहन है सभी को आशीर्वाद है कि कल का एग्जाम आप लोगों का 18 फरवरी का जो एग्जाम है बहुत बेहतरीन जाए, यही हमारी दुआ है साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।